हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 सप्लाई। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, हरिओम जिनका नाम है, उन्हीं के कमेंट से मैंने ये वीडियो यहाँ पर अपलोड किया है। हम स्टार्ट करें चैप्टर 4 सप्लाई। तो सप्लाई क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट्स सप्लाई किए जाते हैं मार्केट में बाय द प्रोडक्शन कंपनी या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उनके पास जो स्टॉक होता है, जैसे ही वो मार्केट तक उसे पहुंचाते हैं उसे यहाँ पर सप्लाई कहा जाता है। स्टॉक का मतलब होता है जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और कंप्लीट प्रोडक्शन जिनका हो गया होता है, कंप्लीट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें मार्केट तक जब ले जाया जाता है, जब उनकी डिमांड होती है तब उन्हें सप्लाई कहा जाता है। उसे उस स्टॉक को यहाँ पर सप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर स्टॉक क्या होते हैं और स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस क्यों है। स्टॉक इज़ द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विद प्रोड्यूसर्स विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर एबिलिटी and willingness of the seller. For example, a trader of oil in Rajkot has 500 packets of oil. If he or she is not able to willing to sell it in the market at the given price at the given point of time, then supply is zero. But if he or she is able and willing to sell 300 packets from the available amount, then the supply of oil is 300 packets. तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया गया है कि स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर राजकोट के एक ट्रेडर हैं जो ऑयल यहाँ पर सप्लाई किया करते हैं। उनके पास ऑयल के 500 पैकेट्स थे। अब 500 पैकेट्स में वो उस एक पर्टिकुलर टाइम में विलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर विलिंग का मतलब होता है उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि वो मार्केट में ये सप्लाई करें या फिर मार्केट में सेल करें 500 पैकेट्स। तो उसे पूरे स्टॉक को यहाँ पर सप्लाई वो करना ही नहीं चाहते। तो इस पॉइंट पे सप्लाई जो है वो ज़ीरो हो जाती है इस टाइम के लिए। पर अगर वो 500 के स्टॉक में से 300 सेल करना चाहे तो यहाँ पर सप्लाई की अमाउंट जो है वो 300 पैकेट्स हो जाती है। टोटल स्टॉक होता है 500 पैकेट्स का। स्टॉक का मतलब होता है कंप्लीट प्रोडक्शन। उनके पास जो है वो 500 प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर उनके पास सप्लाई जो वो करना चाहते हैं मार्केट में वो 300 पैकेट्स की है। तो यहाँ पर सप्लाई की कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि वो जब उनकी एक्सपेक्टेशंस हो, जब वो चाहे तभी वो उसे मार्केट में सप्लाई करें उन पैकेट्स को। तो जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में पहुंचाए जाएंगे उन्हें सप्लाई कहा जाता है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स, विलिंगनेस टू सेल, ये सब मैं आपको पूरा वही का वो टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। एबिलिटी टू सेल, विलिंगनेस टू सेल, अगेन वही सब ये टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब डिफरेंस बिटवीन है, फिर से वही पॉइंट आए 500 300, ये पूरा टॉपिक वही आपको स्टॉक एंड सप्लाई का यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर कौन सी फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर जाती है। अफेक्ट क्यों करती है, यहाँ पर अफेक्ट का मतलब होता है सप्लाई में उन फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आना, या तो सप्लाई बढ़ जाती है या सप्लाई कम हो जाती है। वैसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई को वो यहाँ पर हम देखेंगे। दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइस और एक अदर देन प्राइस। प्राइस या तो फिर प्राइस को छोड़कर बाकी और थोड़े यहाँ पर फैक्टर्स हमें बताए गए हैं। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस उस पर डिपेंड करता है कि वो मार्केट में सप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप एक बार बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का ट्राई करें कि अगर बिजनेसमैन देखेगा कि मार्केट में डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो प्राइस है वो लो
पहुंच चुकी है, बहुत कम प्राइस है और अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है, तो अभी वो बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं करेगा। जो प्रोड्यूसर है वो ये नहीं चाहेगा कि बहुत सारे गुड्स अभी मार्केट में पहुंच जाए जिससे उसे प्रॉफिट बहुत कम हो। इसलिए प्राइस जो होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई एज वेल एज इन डिमांड। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। अब यहाँ पर ये जो प्राइस बताई गई है ये प्रोडक्ट की कंप्लीट एमआरपी की बात नहीं की गई है। यहाँ पर ये प्राइस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन करते समय जो भी और सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेसमैन पे करता है, प्रोड्यूसर पे करता है, अगर उनकी प्राइस में कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिक्रीज़ इंक्रीज़ आते हैं, तो यहाँ पर सप्लाई में चेंजेस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अगर रेंट जो वो पे कर रहा है लैंड का या फिर लेबरर्स को जो वेजेस दे रहा है उसमें अगर डिक्रीज़ आ जाए तो उसकी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स जो एमआरपी में वो सब कैलकुलेट करता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो इससे जैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है वो सप्लाई भी एक्सेस करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। पर अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, अगर उसने रेंट जो है, किराया है जो लैंड का, वो सबसे ज़्यादा उसने पे किया और जो लेबरर्स हैं उनके वेजेस भी बढ़ा दिए, उन्होंने डिमांड की होगी, तो वेजेस बढ़ाने से, इन सभी चीज़ों को इंक्रीज़ करने से प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं रहता कि अगर उसने प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ की है तो वो प्रोडक्ट की एमआरपी भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि उसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को चलाना भी है। तो इस वजह से सप्लाई में चेंजेस आते रहते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। तो वो फर्स्ट फैक्टर होता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। ये अदर फैक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी को देखें अगर, तो एडवांस टेक्नोलॉजी और अगर ये प्रोड्यूसर के पास हो तो उससे उसका टाइम कंज्यूम होता है, उसके एफ़र्ट्स कंज्यूम होंगे और वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करेगा मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट्स आता है, थर्ड पॉइंट में आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। अब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर उन एक्सपेक्टेशन से प्राइस, यहाँ पर सप्लाई में क्या डिफरेंस आता है, सप्लाई में क्या चेंजेस आते हैं वो बताए गए हैं। अगर जो प्रोड्यूसर है, कंपनी का जो यहाँ पर ओनर है, वो अगर ऐसा सोचेगा कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बहुत हाई जाएगी, उसकी डिमांड रहेगी, तो ऐसे टाइम में जो यहाँ पर ओनर होता है, बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर होता है, वो ये करेगा कि एक बार के लिए सप्लाई कम कर देगा मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स कम कर देगा, ये सोचकर कि फ्यूचर में प्राइजेस बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो वो एक्सपेक्टेशंस को लेकर वो सप्लाई एक बार कम कर देगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ी तो उसे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। उस टाइम पे वो बचा के रखेगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स और वो अभी सेल नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइजेस का। अब फोर्थ जो लास्ट है वो यहाँ पर देखते हैं अदर फैक्टर्स। सप्लाई इंक्रीज वेयर देयर इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। When political stability exists, natural conditions remain conducive. When efficient law and order mechanisms and legal systems exist, when industrial relations are maintained well between owners and workers of production and marketing activities, etc., and supply decrease when the above factors act against supply. यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अदर फैक्टर्स में लॉज और उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल रीजंस भी आते रहते हैं, वर्कर्स के बीच में भी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स और रिलेशंस जो होते हैं ओनर और वर्कर के बीच में, ये सारे अदर फैक्टर्स में आते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि नेचुरल कंडीशन में कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ड्रॉट
या फिर जो कैलामिटीज़ आती है, फ्लड जैसी कैलामिटीज़, जिससे मार्केट में इफ़ेक्ट होती है और सप्लाई जो होती है प्रोडक्ट्स की वो कम भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक आता है वो है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब इंडिविजुअल पर्सन कितनी सप्लाई करता है, इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है वो, और मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी जाती है, उसका यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए, सप्लाई इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई इज द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन इंडिविजुअल फर्म seller at given price at particular point of time. The sum of total of such individual supplies of all existing sellers in market is called market supply. ये पूरा जो पॉइंट है वो आप चाहें तो टिक कर सकते हैं, बिकॉज ये मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये 1 और 2 मार्कर्स क्वेश्चन आंसर्स में मोस्टली पूछा जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया गया आपकी टेक्स्ट बुक में। इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या कंपनी अपनी जो सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स की वो, और ऐसी बहुत सारी फर्म्स और कंपनीज़ मिलकर पूरी मार्केट सप्लाई बनती है। इनकी सभी सप्लाईज़ को ऐड किया जाए तो वो पूरी टोटल मार्केट सप्लाई होती है। मार्केट सप्लाई का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने भी देखा होगा शॉप्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको हर अलग अलग कंपनी के देखने को मिलते हैं, तो वो पूरी मार्केट सप्लाई होती है। उसमें हर एक कंट्रीब्यूशन होता है हर एक कंपनी का। और इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक प्रोड्यूसर अपने ही प्रोडक्ट सप्लाई करता है, उसकी यहाँ पर सप्लाई का जो रिकॉर्ड जो डेटा है वो एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, इस तरफ आपको प्राइजेस दिए गए हैं, प्राइजेस पर किलोग्राम्स। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 पर किलोग्राम्स के प्राइजेज़ हैं। 1 kg के 10 रुपीज़, उसके बाद एक और यहाँ पर 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, इस तरह से आपको गिवन है। और यहाँ पर है डिफरेंट फर्म्स जिन्होंने सप्लाई की है इन केजीज़ में। जब इतनी प्राइस थी तब उन्होंने 80 kg सप्लाई किया था फर्म ए ने। उसी तरह से इस तरह फर्म बी की सप्लाई दिखाई गई है, और लास्ट में मार्केट सप्लाई इन केजीज़ दिखाई गई है जो ए और बी दोनों का ऐड करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल सप्लाई होती है जो एक फर्म कर रहा होता है, और ये मार्केट सप्लाई होती है जो ऐसे 2 से 3 फर्म्स या टोटल जितनी भी कंपनीज़ होती है वो मिलकर यहाँ पर करती है। अब अगर हम इसे ग्राफिकली यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह से कुछ करेंगे। देखिए, अगर ग्राफ से इसे प्रिपेयर करें तो एक्स एक्सिस पर सबसे पहले हम ये कर्व बना रहे हैं जो ये है सप्लाई ऑफ फर्म ए का। तो इस तरफ वाई एक्सिस पर है प्राइजेस, जो प्राइजेस पे उन्होंने जितनी सप्लाई की थी उसे यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एक्स एक्सिस पे है जितने यूनिट्स उन्होंने यहाँ पर सप्लाई किए थे। तो इस तरह का जो कर्व है ये फर्म ए का है, और इस तरफ जो सेकेंड वाला ग्राफ आप देख सकते हैं ये सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी है। अब वाई एक्सिस पर यहाँ पर सारी प्राइजेस गिवन है कि किन किन प्राइजेस पे जो फर्म बी है उसने कितनी यहाँ पर सप्लाई की है मार्केट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ये प्रिपेयर किया गया है। अब ये इंडिविजुअल यहाँ पर दिखाई गई है सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई में इन दोनों का जो एडिशन आपको टेबल में दिखाया था उसका ये ग्राफ देखिए, तो इससे कहते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। मीन्स दोनों का मिलाकर मार्केट में इतनी सप्लाई आई है, और इंडिविजुअली देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्स एंड डाउन्स, इंक्रीज डिक्रीज आप देख सकते हैं। तो इसे कहा जाता है इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई कर्व्स। यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा होगा और इस कंसेप्ट को समझा होगा। अब मैं यहाँ पर सप्लाई फंक्शन क्या होता है वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, सप्लाई फंक्शंस यहाँ पर आपको कुछ ये नोटेशंस गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो भी सारे नोटेशंस हैं यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, ये सारे होते हैं सप्लाई के लिए। तो ये देखिए, एस ऑफ एक्स सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटीज़, उसके बाद एफ फंक्शनल नोटेशंस, पी ऑफ एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, टी मीन्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उन्हें इस तरह से इन सारे सिम्बॉल्स कह सकते हैं आप, इन सारे यहाँ पर
ये जो भी गिवन है इनसे इन्हें डिनोट किया जाता है। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हम देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे पहले ये सारे अजम्पशंस आ जाते हैं कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स जो है वो रिमेन सेम होना चाहिए, देयर इज़ नो चेंज इन प्रिलेवेंट state of technology, level of competitions remain the same, in other words number of sellers in the market remains the same, expectation regarding future prices are ignored, held constant, other factors like government policies, transportation facilities, natural factors etc remain constant। तो ये यहाँ पर सारे assumptions हैं जो law of supply में included है। अब इन्हीं को अगर हम यहाँ पर डायग्राम से एक समझना चाहें ताकि इजीली आपको समझ आ सके, तो देखिए दो तरह के डायग्राम्स मैं यहाँ पर आपको ये सारे एक्सप्लेन करूँगी लाइन वाइज, बट एक एक हम समझ लेते हैं। तो देखिए इस ग्राफ में आपको प्राइजेस गिवन है एप्पल्स की पर केजी, और उनकी जो सप्लाई हो रही है वो यहाँ पर गिवन है। 50 रुपीज़ थी जब प्राइस एप्पल्स की, तो 200 केजी तक का सप्लाई किया था। 60 रुपीज़ में गई तो 400 सप्लाई की, 70 गई तो 600। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई करते रहें ताकि उन्हें प्रॉफिट अच्छा होता रहे। तो पिछला जो चैप्टर था, लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था, उसमें आपने ये समझा था कि डिमांड जो होती है वो हमेशा डिमांड तो इन्वर्स मीन्स यहाँ पर जो डिमांड का ग्राफ होता था वो उल्टा ही चलता रहता था। प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी तो ही डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो उसमें इन्वर्स यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखता था। ग्राफ हमेशा इन्वर्स ही जाता था प्राइस और डिमांड का। बस इस टाइम यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस टाइम यहाँ पर जो सप्लाई है वो ग्राफ जो है कुछ अलग ही दिखाती है, क्योंकि जब प्राइजेस बढ़ते रहते हैं तब सप्लायर्स जो है वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते हैं मार्केट में ताकि उन्हें प्रॉफिट अच्छा अर्न हो। तो इस पूरे ग्राफ से यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और लास्ट में यही सब यहाँ पर समझाया गया है इस यहाँ पर डायग्राम के ऊपर। और अब हम रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई समझ लेते हैं। प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव कहा जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, उन्हें हायर प्राइजेस मिलती है, इसलिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट होती है, दोनों की पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। और ये सारा आपको यहीं पे समझाया गया है, थोड़ी थियोरी है जो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन की है। और यहाँ पर एक और ग्राफ है जिसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब इस तरफ सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर एक्सपांड कब हो रही है और कॉन्ट्रैक्शंस कब देखने को मिलते हैं। तो ये ग्राफ ऐसा क्यों यहाँ पर बनाया गया है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इस तरफ सेम वही यहाँ पर डेटा लिया गया है। प्राइजेस जो है एप्पल्स की वो 50, 60, 70, 80, 90 है, और जो सप्लाई है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर आप इस पॉइंट से यहाँ पर देखें, पॉइंट जो जब 70 प्राइस थी और 600 तक की सप्लाई हो रही थी, अगर यहाँ से आप ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ से अगर आप रिवर्स में जाएं तो ये जो प्राइस आपको जैसे जैसे कम होती दिखेगी वैसे वैसे सप्लाई भी कम होती हुई दिखेगी। और जब आप इस तरफ देखेंगे तो ये एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर सप्लाई जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसे इस तरह से यहाँ पर देखा गया है और ऑब्ज़र्व किया गया है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 तक की सप्लाई, 200 तक की सप्लाई, तो उसमें प्राइस जब कम हो रही है वैसे वैसे सप्लाई कम हो रही है, और प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मैंने आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन किया। अब इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन सप्लाई, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद इंक्रीज़ डिक्रीज़, इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, और इसे मैं ग्राफिकली यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली जब इंक्रीज़ डिक्रीज़ इन सप्लाई होता है वो प्राइस जो है वो सेम रहती है, उसमें सारे अदर फैक्टर्स जो हैं उनकी यहाँ पर उनका
रोल जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, सप्लायर्स की वजह से या फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सप्लाई में देखा जाता है। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। सप्लाई में जो भी चेंजेस आते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और अगर एक्सपेंशन हो रहे हैं तो वो प्राइस की वजह से, जिसमें प्राइस अलग होती है और सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। बट सप्लाई इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है जब प्राइस अगर आपकी कांस्टेंट हो तभी वो होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ ही है, बट सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। तो अगर इसमें भी आप यहाँ पर इस पॉइंट ए से ऑब्ज़र्व करें तो इस तरफ डिक्रीज़ दिखाई देगा, इस तरफ इंक्रीज़ दिखाई देगा। ये लाइन यहाँ पर इसलिए स्ट्रेट है बिकॉज प्राइस जो है वो कांस्टेंट यहाँ पर 20 रुपीज़ से ही कंटिन्यूअस चली है। और यहाँ पर जो सप्लाई आप देख सकते हैं ये 100, 200, 300 तक पहुंच चुकी है। तो अब ये जो सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है वो अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ हुई है, और जहाँ पर इस तरफ डिक्रीज़ दिखा रहा है हमें तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इस वजह से यहाँ पर डिक्रीज़ दिखाया गया है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये सारा इतना एक्सप्लेन किया है। कहीं पे भी आपको डाउट्स लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, रेयर गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स। अब लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि रेयर गुड्स जो होते हैं, जैसे कि ओल्ड कोई कॉइन्स, एंशेंट कॉइन्स है, एंशेंट आइडल्स है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ओल्ड बुक्स है, अगर इनकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए रेयर गुड्स जैसे प्रोडक्ट्स हो, जो भी बहुत रेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई जो होती है, ये टॉपिक सप्लाई से रिलेटेड है, इसलिए हम सिर्फ सप्लाई की बात करेंगे कि ऐसे रेयर प्रोडक्ट्स की सप्लाई मार्केट में जितनी कम रहे उतनी उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और दूसरा होता है पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स की प्राइस और उनकी सप्लाई में कोई रिलेशन नहीं रहता। अब जैसे मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, तो उनकी सप्लाई तो चलती ही रहनी चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि वो डेली नेसेसिटीज़ है। और मिल्क की प्राइस में अगर चेंजेस आए तो भी उसकी सप्लाई में इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि मिल्क सबको रोज़ डेली यूजेज में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशंस इन मार्केट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, कुछ थोड़ी सी थियोरी दिखाई गई है कि डिटर्मिनेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल क्या होता है, वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इस तरफ आपको एक ग्राफ बना के दिया गया है जिसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी इन केजीज़, रुपीज़ में जो दिया गया है वो सारी प्राइजेज़ हैं। केजीज़ में उनके यहाँ पर प्राइजेस दिए गए कि केजीज़ में उनके कितने प्राइजेस होते हैं, और इस तरफ आपको सप्लाई ऑफ कमोडिटी दिखाया गया है कि इन प्राइजेस में इतने केजीज़ की इतनी सप्लाई किया करते थे। अब इसे अगर ग्राफिकली यहाँ पर प्रेजेंट कर दें हम, इस तरफ वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी दिखा दें, तो यहाँ पर प्रेजेंट करने के बाद जहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, मतलब ऐसा पॉइंट जब उस सप्लायर ने डिमांड भी थी और उसकी परफेक्ट सप्लाई भी की, तो वैसा एक पॉइंट आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है जो स्ट्रेट अवे यहाँ पर 600 और 30 पे दिखाया गया है। तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब प्राइस भी एकदम परफेक्ट पॉइंट ऐसा मिला जब प्राइस भी यहाँ पर एक साथ आई है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्ट डिमांड भी थी और एग्जैक्ट सप्लाई भी उस टाइम पे की गई है। तो इस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में डिमांड भी थी और उसी टाइम पे यहाँ पर सप्लाई किया गया है। तो
मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया, और ये जो सारी आप थ्योरी देख सकते हैं ये इसी के ऑब्जर्वेशंस है जो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हैं, इकोनॉमिक्स BA कौन से चैप्टर्स पे वीडियोस चाहते हैं, तो मैं उसी पे वीडियो बना के जल्दी से अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।